रूस यूक्रेन के बीच युद्ध जो चल रहा है वो करीब 2.5 साल से जारी है और युद्ध रुकने के लिए कहीं दूर दूर तक आसार नजर नहीं आ रहा। हालांकि अलग अलग देशों का इन्वॉल्वमेंट इसमें हो चुका है, लेकिन इन सब के बीच ही एक बड़ा अपडेट है और इस बड़े अपडेट में आपको बड़ी संभावनाएं भी नजर आएंगी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को जाने वाले हैं यूक्रेन और जेलेंस्की के निमंत्रण पर ही यूक्रेन जा रहे हैं पीएम मोदी और व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच में द्विपक्षीय बातचीत भी इस दौरान होगी। 2.5 साल से रूस यूक्रेन के बीच में जंग जारी है। जंग खत्म करने पर भी चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूक्रेन से पहले पीएम मोदी पोलैंड भी जाएंगे। 21 और 22 अगस्त को पोलैंड जाएंगे पीएम मोदी और उसके बाद पहुंचेंगे यूक्रेन। बड़ी खबर इस वक्त की रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई है, जहां पर अलग अलग देशों की तरफ से यूक्रेन और रूस के इस युद्ध को रुकवाने की कोशिशें तमाम की गई। लेकिन अभी जो ये खबरें पब्लिक डोमेन में इतनी तेजी से आगे बढ़ रही हैं वो इसलिए भी क्योंकि 9 जुलाई को उधर व्लादिमीर पुतिन और मोदी की मुलाकात हुई है और उससे ठीक पहले इटली में G7 समिट में व्लादिमीर जेलेंस्की और पीएम मोदी की मुलाकात हुई थी। माना जा रहा है कि जेलेंस्की और मोदी की मुलाकात में युद्ध का जिक्र हुआ और जेलेंस्की के आग्रह पर ही पीएम मोदी ने मन बनाया फिर यूक्रेन पहुंचने का और उसके ठीक बाद में फिर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ 9 जुलाई को मुलाकात और वो तस्वीरें, वो स्वागत जो दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी, वो तस्वीरें। और अब 23 अगस्त को यूक्रेन पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऐसे में व्लादिमीर जेलेंस्की और पीएम मोदी के बीच में कई महत्वपूर्ण बातें होने वाली हैं। जेलेंस्की और मोदी की द्विपक्षीय बातचीत होगी और 2.5 साल से जो रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उस युद्ध को रोकने पर भी बात हो सकती है, जंग खत्म करने पर भी चर्चा हो सकती है। आखिर क्यों ये यात्रा खास है और क्या इस यात्रा के मायने निकाले जा रहे हैं, आप जानिए यूक्रेन यात्रा के मायने क्यों खास हैं और क्या मायने हैं। भारत शांति की पहल कर सकता है, जंग को रुकवाने में अहम भूमिका निभा सकता है भारत, जो कि चाहते हैं कि पीएम मोदी पुतिन को समझाएं। भारत ने रूस यूक्रेन से बार बार सीजफायर की अपील भी की है। भारत कहता रहा है कि आज के समय में युद्ध से किसी का भला नहीं होता है और बार बार भारत की तरफ से कहा गया है कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं है। इस समाधान को आपको ऑन द टेबल आना होगा, नेगोशिएशन करना होगा, बातचीत करनी होगी और फिर दोनों ही देश उस पर सहमति बनाएं और सीज फायर का ऐलान यहाँ पर हो। लेकिन जो हालात हैं वो लगातार बिगड़ते हुए नजर आए। एक बड़ा रीजन ये भी है कि यूक्रेन का साथ जो बाकी नेटो देश दे रहे हैं उससे भी यूक्रेन इस युद्ध में बना हुआ है और ताकत के साथ बना हुआ है, चाहे वो आप ट्रेंड सैनिक देख लें या फिर अत्याधुनिक हथियार देख लें। लेकिन यहाँ पीएम मोदी का ये दौरा खास कहा जा रहा है क्योंकि जेलेंस्की जानते हैं कि यहाँ भारत और रूस में किस तरह की घनिष्ठता है या फिर पीएम मोदी और उधर व्लादिमीर पुतिन के बीच में दोस्ती गहरी है और उस गहरी दोस्ती की झलक हमने 9 जुलाई को देखी ली थी जब पुतिन के इनविटेशन पर घर पर पहुंचे थे पीएम मोदी। अब कैसे भारत यूक्रेन का जो कारोबार है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है या फिर क्या इसकी संभावना है और क्या अब तक रहा है, ये आप जानिए। भारत का आयात 2022 में $743 मिलियन रहा। पेट्रोलियम, पैकेज दवाइयां इसमें शामिल रहीं, अयस्क और खनिज इसमें शामिल रहे, तंबाकू हुआ, तंबाकू उत्पाद, चाय, कॉफी, मसाले, रेशम और जूट, इन सभी को भेजा गया। साथ ही साथ भारत का निर्यात कैसे रहा ये भी जान लीजिए। $1.08 बिलियन बीज, तेल, नाइट्रोजन, उर्वरक, रसायन, समुद्री और विमान इंजन। तो दोनों देशों के बीच में कुछ ऐसे संबंध रहे हैं। निर्यात और आयात का ये व्यापार भारत और यूक्रेन के बीच में रहा है। लेकिन इन सबके साथ ही 23 अगस्त को पीएम मोदी का यूक्रेन में पहुंचना, यूक्रेन जहां पर युद्ध की स्थिति बनी हुई है और युद्ध की स्थिति में पीएम मोदी का पहुंचना बड़ा खास रहेगा। दुनिया के अलग अलग देश इस पर निगाह बनाए हुए हैं। भारत और यूक्रेन के रिश्ते कैसे रहे, आप ये तो जानते हैं कि भारत और रूस के रिश्ते बेहतर हैं, लेकिन भारत और यूक्रेन के रिश्ते कैसे हैं। भारत ने दिसंबर 1991 में यूक्रेन को एक संप्रभु देश की मान्यता दी। 1992 में यूक्रेन में भारतीय दूतावास खोला गया। 1992 में एक रक्षा विंग भी शामिल था। भारत पाकिस्तान के शिमला समझौते को भी यूक्रेन मानता है। जम्मू कश्मीर मुद्दे के समाधान का समर्थन यूक्रेन करता रहा है। यूक्रेन संयुक्त राष्ट्र ढांचे के सुधारों का भी समर्थन करता है। दोनों के बीच में व्यापार संबंधी कई समझौते हुए हैं। एरो इंडिया 2021 के दौरान यूक्रेन ने कई समझौते किए।
भारत के साथ 530 करोड़ का, ऐसे 4 समझौते हैं जो 530 करोड़ के हुए हैं। यूक्रेन ने भारत से 1.08 अरब डॉलर का निर्यात किया है। नए हथियारों के साथ साथ मौजूदा हथियारों का भी रखरखाव होता रहा है। अब ऐसे में भारत और यूक्रेन के रिश्ते बेहतर हैं और वक्त के साथ और बेहतर हों, ये कोशिश दोनों ही देशों की है। पीएम मोदी 23 अगस्त से यूक्रेन की राजधानी कीव का दौरा करने वाले हैं। रूस यूक्रेन में छिड़ी हुई जंग के बाद पीएम मोदी का ये पहला यूक्रेन दौरा होगा। पुतिन के साथ मॉस्को में उनकी मुलाकात के तकरीबन 1 महीने बाद ये मुलाकात हो रही है। जैसे मैंने कहा 9 जुलाई को मिले थे पुतिन और मोदी, और अब 23 अगस्त को ये मुलाकात यहाँ ज़ेलेंस्की और मोदी के बीच में है। लेकिन मोदी के यूक्रेन दौरे पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। इस बड़ी मुलाकात पर पश्चिमी देशों की भी नज़र है। सवाल ये कि जब रूस और यूक्रेन के बीच में जंग चरम पर है तो मोदी के दौरे से क्या कुछ बदलेगा? सवाल ये भी है कि पूरी दुनिया को पीएम मोदी से ही उम्मीद आखिर क्यों है? क्या रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध को सिर्फ मोदी ही रुकवा सकते हैं? ऐसे कई सवाल हैं जो दुनिया के अलग अलग देशों में अभी हो भी रहे हैं और उनके जरिए किए भी जा रहे हैं। इस पर बात हम करेंगे कि ये जो दौरा है कितना ज़्यादा खास है, ये जो मुलाकात रहेगी इसमें क्या बातचीत बन पाएगी, क्या वाकई युद्ध विराम की तरफ कदम आगे बढ़ाएंगे दोनों देश? ये निपुण आलम बायन मेरे साथ में जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। साथ ही साथ मेरे साथ में जुड़ गए हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता जी, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का ही बहुत स्वागत। ब्रिगेडियर दत्ता, ये जो सवाल अभी हमने पूछे, ये सवाल सिर्फ भारत के नहीं, दुनिया के अलग अलग देशों के भी हैं। पीएम मोदी का पहले G7 समिट में ज़ेलेंस्की से मिलना, उसके बाद रूस दौरे पर पुतिन से मिलना, और उसके बाद ये यूक्रेन की यात्रा, यूक्रेन का दौरा जहां ज़ेलेंस्की से मुलाकात होगी। क्या ये अंदर खाने की स्ट्रेटेजी है जिसमें भारत अब सीज फायर के लिए दोनों देशों को मना लेगा, बातचीत का कोई रास्ता निकलेगा, युद्ध विराम होगा? देखिए, पहले भी जब ये युद्ध हुआ था तो कई देशों ने ये अपने विचार व्यक्त किए थे कि भारत ही एक ऐसा देश है जो एक शांति ला सकता है इन दोनों देशों के बीच में। लेकिन क्योंकि भारत के अंदर वो काबिलियत है, भारत के अंदर वो कूटनीति है, भारत के अंदर वो रणनीति है कि वो इन दोनों कंट्रीज को नेगोशिएटिंग टेबल पे ला सकता है। हाँ। लेकिन अगर आप विश्व स्तर पे जो समीकरण है उनको देखें तो कई देश ऐसा है कि वो ये नहीं चाहेंगे कि साहब भारत का इन्वॉल्वमेंट इसमें रहे, खासकर चाइना। और भारत की जो विजिट हुई थी, क्योंकि हमारे जो रिश्ते हैं वो रशिया से बड़े प्रगाढ़ और बड़े मधुर संबंध हैं, और भारत के सामरिक तौर पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी, सामरिक तौर पे भी भारत का एक डिपेंडेबल अलाई है रशिया। तो आपने देखा था कि अभी प्रधानमंत्री जी पुतिन साहब से मिले थे रशिया में जाके, और ये जो यूक्रेन का दौरा है ये काफी अहमियत रखता है, क्योंकि अगर आप देखें कि पहले जो हमारा इक्विपमेंट था ईस्ट यूरोपियन ब्लॉक का, कि मैं खुद एक डेलीगेशन का हिस्सा रहा हूं जब हमने कुछ टैंक्स प्रोक्योर किए थे, तो उस समय खार्किव में जहां इनकी असेंबली लाइंस थी काफी तेज वहां से प्रोडक्शन होता था। लेकिन अब ये देखा गया है कि वो सारी चीजें नेस्तनाबूद हो चुकी हैं, लेकिन भारत की एक जो सामरिक प्रिपेयर्डनेस है उस पर भी इसका काफी असर पड़ रहा है, क्योंकि देखिए S-400 की डिलीवरी लेट हो चुकी है। अगर आप देखें अभी रक्षा मंत्री जी अमेरिका जा रहे हैं, वहाँ हमारे जो एरो इंजन थे उनकी डील, या ग्लाइड बॉम्ब्स की डील, या हेल फायर मिसाइल्स की डील, वो सारी उन पे स्लिपेजेस आते जा रही हैं या टाइमलाइंस मीट नहीं कर रही हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए भारत ये चाहेगा कि इन देशों से वो इम्प्रेस करे कि भाई इस युद्ध को यहीं समाप्त किया जाए और इन दोनों को नेगोशिएटिंग टेबल पे लाया जाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो अड़चन होगी वो शायद चीन की होगी, क्योंकि चीन को ये गवारा नहीं होगा कि वो मतलब भारत इसमें मध्यस्थता करे। हाँ। चीन को ये हजम नहीं होगा कि भारत इसमें इनिशिएटिव ले, या फिर वो युद्ध जो पिछले 2.5 साल से चल रहा है उसे रोकने के लिए ऐसा कोई भी इनिशिएटिव या सीज फायर के लिए बढ़ते हुए कदम में कहीं भी भारत का इन्वॉल्वमेंट हो। लेकिन बहुत हद तक डिपेंड करता है ना निपुण जी, कि चीन के रूस से कैसे रिश्ते हैं या चीन के यूक्रेन से कैसे रिश्ते हैं। नहीं, देखिए, चीन के अगर हम रूस से रिश्ते की बात करें तो इन दोनों के रिश्तों का एक ही कारण है, वो है अमेरिका को बैलेंस करना, अमेरिका को संतुलित करना।
नहीं तो चीन और रूस के बीच में तो 1969 में वॉर भी हो चुका है, युद्ध भी हो चुका है। और उसी के बाद हम देखें वॉर के बाद ही अमेरिका, चीन और पाकिस्तान तीनों देश 1970 में साथ भी आए थे। तो आज हम देखें, जो आज हम चीन की बात करते हैं, तो चीन ने तो 2050 तक टारगेट रखा हुआ है कि जो रूस के पास व्लादिवोस्तोक है उसको हम वापस लेंगे। चीन की आर्मी का ये क्या पूरा क्लियर एजेंडा है कि हमको वापस लेना है। तो हाँ, चीन और रशिया की जो आज फ्रेंडशिप दिखती है, दोस्ती दिखती है, उसका रीजन यही है कि अमेरिका को बैलेंस करना, अमेरिका को संतुलित करना है। तो चीन हालांकि चाहेगा बिल्कुल नहीं कि भारत जो है इसमें एक मीडिएटर बने, बिल्कुल सही बात की दत्ता जी ने। लेकिन बात यह कि क्या भारत रुचि रखता है यूक्रेन और रूस के बीच में एक मीडिएटर बनने को, एक मध्यस्थ बनने को? हम कहीं बिल्कुल भी नहीं। देखिए, भारत की बिल्कुल भी इस तरह की रुचि नहीं रही है। भारत की इस तरह की रुचि रही तो शुरुआती दौर में केवल नेहरू जी की रही थी, जब हम कोरियन वॉर वगैरह में देखते हैं। बाकी भारत की रुचि अभी भी नहीं है। कल हमारे यहाँ से बोला भी गया है कि भाई, अगर अमेरिका ने भी कहा कि भाई आप मीडिएटर बन जाइए, इस मुद्दे को सुलझाइए। एक्चुअली रशिया यूक्रेन का मुद्दा है। भारत ने तो हमेशा युद्ध की वकालत नहीं की है। भारत तो हमेशा बोलता है कि युद्ध नहीं, हम तो खुद देने वाले हैं और ये समय युद्ध का नहीं है। लेकिन जो ये वॉर हुआ, इस वॉर के पीछे रीजन क्या है? रीजन यही है कि नाटो का बढ़ता हुआ जो विस्तार था वो यूक्रेन को शामिल करने के लिए था। और रशिया नहीं चाहता था कि नाटो जो है वो यूक्रेन को अपना मेंबर बनाए, क्योंकि जैसे ही नाटो का यूक्रेन मेंबर बनता है तो वो रशिया के बॉर्डर पर आके बैठ जाता है। और रशिया को फिर याद आता है 90 से पहले का दौर। तो रशिया का कोज अपनी सॉवरेनिटी को डिफेंड करने के लिए है। आज वर्तमान में यूक्रेन का भी जो कोज था वो अपनी सॉवरेनिटी के लिए वॉर के बाद चेंजेस हुए हैं। और अभी जो जेलेंस्की के द्वारा, यूक्रेन के द्वारा जो एक्शन लिया गया कि वो रशिया के अंदर इतने आगे तक अब तक घुस गया है, इसका कारण ही यही है कि जेलेंस्की अब ये चाहते हैं कि देखो, हम तुम्हारे अंदर एंट्री कर चुके हैं, अब तुम बैठकर टेबल बातें करो। तुमने जो हमारी जमीन पे ऑक्युपाइड किया, कब्जा किया है, वो हमको लौटाओ और हम अपनी जमीन जो हमने कब्जा किया वो तुमको लौटाएं। ये इसलिए किया गया है। नहीं तो आप देखिए मामला क्या है कि रशिया के लिए बहुत बड़ी स्थिति बनी है। रशिया की सीधे सीधे ये आपका सोवरेनिटी को चल रही है, जिस सोवरेनिटी की वजह से तो रशिया इस वॉर में कूदा था। रशिया इसी बात को बोलता था कि अगर यूक्रेन नाटो का हिस्सा बन जाएगा तो ये कभी भी हमारी सीमा में घुस जाएंगे। और ये पहली मर्तबा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कि रशिया के अंदर फोर्सेस गई हैं। तो मैं तो इसको देख रहा हूँ कि ये एक अलग स्केल का वॉर हो चुका है। और रशिया अगर इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि हम जो पीस की बात कर लेते हैं, तो रशिया के ऊपर तो भविष्य में वही स्थिति हो जाएगी जो आज इजराइल की स्थिति है। इजराइल भी इसी बात को बोलता है कि हमारी सिक्योरिटी के थ्रेट्स हैं, हमारी सिक्योरिटी की कंसर्न है, और यही आज कंसर्न हमें क्रिएट कर दिया रशिया के सामने। तो इसको लेकर अमेरिका बहुत चिंतित है कि जेलेंस्की का ये स्टेप है वो कैसे गया। जेलेंस्की को अंदर नहीं जाना चाहिए था। माना कि रूस और चीन में घनिष्ठता है और वो एक पटरी पर नजर आते हैं, लेकिन साथ ही साथ रूस और पुतिन की चिंता पिछले कुछ दिन में यूक्रेनी सैनिकों ने इसलिए बढ़ा दी है क्योंकि रूस की सीमा में न सिर्फ दाखिल होना बल्कि हर दिन आगे बढ़ना, कई गांवों, कई कस्बों पर कब्जा कर लेना, रूसी झंडे उतारना। और अब मजबूरी ये आ गई है ब्रिगेडियर दत्ता कि रूस को यूक्रेन से अपनी सेना निकालनी पड़ रही है खुद कुर्स्क के इलाकों में तैनात करने के लिए, यानी कि अपने देश की रक्षा के लिए। यूक्रेन जो अभी तक डिफेंसिव था वो अटैकिंग हो गया है। तो रूस भी तो ये चाहता होगा ना कि हाँ ये युद्ध रुके। हाँ बिल्कुल। देखिए, रूस की जो माली हालत है, अगर आप देखें उसकी इकोनॉमी है वो एक नेगेटिव ग्रोथ दर्ज कर रही है, क्योंकि आजकल आपको पता ही है, देखिए वॉर इज अ वेरी कॉस्टली हॉबी। और तीसरा साल चल रहा है इस युद्ध का, मतलब पूरा स्टेट एक्सचेकर पे इतना लोड रहता है, और जो कॉम्बैट पोटेंशियल है या फाइनेंशियल हेल्थ है वो भी रूस की काफी ड्विंडल हो रही है। उसका जो इक्विपमेंट कैजुअलिटीज हैं या जो उसकी ट्रुप्स की कैजुअलिटीज हैं वो बिल्कुल नागवारा है रूस को भी और उसकी आर्मी को भी। तो जिस तरह से देखिए अमेरिका ने जिस तरह से मदद दी है यूक्रेन को, और यूक्रेन ने काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च किए हैं, कुर्स्क में वो अंदर घुस चुका है और कुर्स्क को खाली करने के लिए आदेश दिए हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार कोई देश रूस के अंदर घुसा है। तो अमेरिका का मेन एम ये है कि वो रशिया को वहां एंगेज करके रखे, जिससे रशिया का इन्वॉल्वमेंट जो वेस्ट एशिया में है वो कम हो। क्योंकि आपने देखा होगा पीछे IL-76 और IL-78 कई IL जो एयरक्राफ्ट से ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वो भर के ईरान को रसद दी गई है।
उसको मिसाइल्स दी गई हैं, उसको सर्विलेंस इक्विपमेंट दिया गया है, उसको डिफेंस सिस्टम दिए गए हैं। तो अमेरिका नहीं चाहता कि उसकी जो सामरिक जो हेल्प है वो वेस्ट एशिया में आए। तो इसीलिए उसने यूक्रेन को बोला है कि यू अप द एंटे, और वहाँ अटैक्स काफी हो गए हैं, क्योंकि इजराइल और हमास युद्ध में वो नहीं चाहता कि अब रशिया चाहे डायरेक्ट तौर पे या प्रत्यक्ष रूप से ईरान की मदद करे, और अगर वो आता है तो ये यकीनन एक बहुत ही बड़ी त्रासदी में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो त्रासदी अभी नजर भी आ रही है, क्योंकि इधर यूक्रेनी सैनिक मारे जाते हैं, उधर रूस को बड़ा नुकसान होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूस अटैकिंग ही रहा है रूस की सेना को, और अब तो रूस के अंदर इलाकों में भी ये नुकसान नजर आ रहा है। निपुण जी, जो हालात फिलहाल नजर आ रहे हैं, पीएम मोदी का पहुंचना, जेलेंस्की तो चाहते थे कि पीएम मोदी आए, जेलेंस्की और पीएम मोदी के बीच में बातचीत भी होगी, जाहिर सी बात है युद्ध रोकने पर भी मुलाकात पर बात होगी, पुतिन की भी तो निगाहें होंगी बाकी देशों के साथ साथ। बिल्कुल, देखिए पुतिन भी देखेंगे इस बात को, लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल आश्वस्त लेके चल रहा हूँ कि पीएम मोदी वही अपील करेंगे जो अपील उन्होंने पुतिन साहब के सामने की थी कि भाई ये युद्ध का समय नहीं है, ये समय है दुनिया में शांति का, पीस का, आगे चलने का बात है। भारत वही अपील करेगा, लेकिन मीडिएटर बनने में बहुत सारी क्या चैलेंजेस हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज जो हैं वो मुझे बिल्कुल नहीं लगती। रीजन के कई सारे हैं कि अगर मीडिएटर बनने का प्रयास करते हैं तो रूस की जो चिंता है उस चिंता का समाधान क्या है कि यूक्रेन कल को ये कहे कि हम नाटो का पार्ट नहीं बनेंगे। आज हम देखें यूक्रेन जो इतना बड़ा ताकत नहीं था रशिया के सामने, तो रशिया वाकई में एक पावरफुल कंट्री है। आज भी हम देखें अगर स्ट्रेटेजिकल पावर में बात आती है किसकी, अमेरिका की, तो सेकंड नंबर पे रूस की बात आती है, चीन की बात आती है तो चीन थर्ड नंबर पर आता है। जो एक अटैकिंग जो है ना, अटैक करने की जो पावर है वो आज भी रशिया के पास में है, वो चीन के पास उतनी नहीं है। तो एक ऐसे कंट्री के सामने अगर यूक्रेन खड़ा हो रहा है तो उसका रीजन यही है नाटो का सपोर्ट होना। अब नाटो अगर सपोर्ट कर रहा है तो नाटो की वजह से यूक्रेन खड़ा है। कल को अगर ये पीस एस्टेब्लिश कर लेते हैं और नाटो का यूक्रेन पार्ट नहीं बनेगा तो उसका क्या सोल्यूशन है? क्योंकि ये तो समझौता 2015 में इन लोगों ने किया था, उसने बैठकर, जिसमें आपका अमेरिका बैठा था, रशिया बैठा था, यूक्रेन बैठे थे, समझौता हो गया था, पीस डायलॉग हो गया था कि हम कभी भी नाटो का पार्ट यूक्रेन को नहीं बनाएंगे, लेकिन बाद में फिर एक्टिविटी शुरू कर दी थी। तो मैटर बहुत ही पेचीदा है। यहाँ पर रशिया की अपनी सिक्योरिटी कंसर्न है, यूक्रेन की अपने सिक्योरिटी कंसर्न है, और भविष्य की जो उम्मीद बहुत क्लियर ना हो, भविष्य की तस्वीर क्लियर ना हो, तो भारत इसे मीडिएटर कैसे बनेगा? क्योंकि अमेरिका का भी रवैया बहुत अच्छा रवैया नहीं रहा है। आज अमेरिका कुछ बोलेगा, कल को अमेरिका कुछ और बोल देगा। उस स्थिति में भारत किस यहाँ पर अमेरिका के ब्याह पर कमिटमेंट कर सकता है कि भाई ऐसा नहीं होगा? मुझे नहीं लगता कि भारत इस प्रकार का कोई कमिटमेंट कर सकता है। ये जरूर है अपील करेगा कि पीस होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। वही अपील जो करते आए हैं मोदी जी, भारत करता है वही करेंगे। और जो हमारे गुप्त निरपेक्षता की नीति रही है, हालांकि आज भारत की नीति उससे बदल चुकी है। आज भारत मल्टी एंगेजमेंट की नीति लेके चलता है, तो भारत उसी एंगेजमेंट को लेके चलेगा। जो हमारे जयशंकर जी का कहना था कि दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ द यूरोप प्रॉब्लम, इसमें एशिया का कोई लेना देना है नहीं। आप हमसे मजबूर करते हैं कि आप इसमें इन्वॉल्व हो। और देखिए कोई भी कंट्री है जिनको लगता है रशिया से हमारे रिश्ते अच्छे हैं, यूक्रेन से हमारे रिश्ते अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे हैं। उसका रीजन है क्योंकि भारत आज इतनी बड़ी इकोनॉमी है, भारत लगातार अपना इम्पैक्ट बना रहा है, प्रभाव बढ़ा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई भी देश के बीच हम मीडिएटर बन जाए। अभी आप पुतिन जी से रशिया से वेपन खरीदना कम कर दीजिए, अभी आपका रशिया से रिलेशन खराब हो जाएंगे। हम आज भी 60% क्या करते हैं, रशिया से अपने वेपन खरीदते हैं क्योंकि वो हमारे टाइम टेस्टिंग फ्रेंड है। लेकिन आईआर में एक बात निश्चित रूप से कही जाती है कि नथिंग इज द परमानेंट। अभी जब तालिबान गवर्नमेंट आती है अफगानिस्तान के अंदर, तो रशिया ने मना कर दिया कि भाई तालिबान और आपकी जो बातचीत आप खुद कीजिए। हमने कहा था कि रशिया आप आगे बढ़िए और हमको मीडिएटर, हमको साथ में लेके चलिए, आप मीडिएटर बनिए तालिबान हमारे बीच में। रशिया ने मना कर दिए। तो बात ये है कि जब स्थिति बदलती है तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध कभी बदल जाते हैं। तो ये हमारे सामने अस्तर देख भी रहा है। जब बांग्लादेश की देखिए स्थिति क्या हुई, तो ऐसी आईआर जो होता है वो कभी भी स्थायी नहीं होता है। तो भारत कैसे उसमें बड़े कोर्स कर सकता है, बड़े कमिटमेंट कर सकता है, खासतौर से रशिया को लेकर जो 71 से हमारे साथ खड़ा है, तो हम तो नहीं मानते। और यूक्रेन का बिल्कुल सही बात आपने कही, यूक्रेन हमारा जैसे कश्मीर का मुद्दा है उस पर हमारे कोर्स को समर्थन करता है। द्विपक्षीय वार्तालाप के माध्यम से जो हम बात करते हैं कश्मीर सॉल्यूशन की, वो उसको समर्थन देता है। यहाँ तक कि यूएन में जो भारत रिफॉर्म्स की बात कर रहा है 2005 से, उसको भी वो समर्थन करता है।
तो इस तरह के समर्थन जरूर है यूक्रेन के, और यूक्रेन से हमारे संबंध अच्छे रहे हैं। लेकिन जब बात दो देशों की इस प्रकार की एक कंडीशन की बात हो, इस प्रकार की वॉर की बात हो, जो कहीं ना कहीं एक पावर स्ट्रगल है अमेरिका और चीन के बीच का। रशिया और यूक्रेन लड़ तो रहे हैं, लेकिन बैकडोर में आपका अमेरिका और चीन दोनों विद्यमान है। तो ऐसे में भारत क्या इन्वॉल्वमेंट करेगा, भारत किस प्रकार कमिटमेंट करेगा? ब्रिगेडियर दत्ता, जो बातें निपुण जी ने कही वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इधर यूक्रेन के पीछे अमेरिका, उधर रशिया के पीछे चाइना जिस तरीके से साथ में खड़ा हुआ है, इसका बड़ा फर्क पड़ता है। लेकिन भारत जो तटस्थ है, जिसके संबंध रूस के साथ भी अच्छे हैं, यूक्रेन के साथ में भी अच्छे हैं, और उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। अगर इन दोनों देशों के बीच में सीज फायर हो तो अभी थोड़ी देर पहले खबर भी सामने आई थी कि जापान की विदेश मंत्री आई हैं कामिकावा, और उन्होंने ये कहा है भारत जो आज की देश में अपना कद रखता है वो इससे पहले ऐसा महत्व कभी भारत का रहा ही नहीं था। जब भारत का कद भी बढ़ रहा है, भारत लगातार प्रोग्रेसिव सोच के साथ कदम आगे बढ़ा भी रहा है, और अगर वो उधर पुतिन से, इधर जेलेंस्की से बातचीत की भी जाए तो क्या इसकी पॉसिबिलिटी नहीं दिखती कि सीज फायर पर बात बन जाएगी? बिल्कुल। देखिए, सीज फायर होना ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये केवल महज ये कह देने के साथ ये जो विजिट हो रही है प्राइम मिनिस्टर साहब की, ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है, तो ये कहना मुनासिब नहीं होगा। क्योंकि देखिए, ये रूटीन विजिट्स हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में, अपनी इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए या काउंटर बैलेंस करने के लिए ये विजिट्स की जाती हैं। लेकिन हाँ, इस विजिट का ये फायदा उठाया जा सकता है कि दोनों देशों पे ये बात इम्प्रेस की जाए। लेकिन ये युद्ध देखिए तभी इसका युद्ध विराम होगा जब अमेरिका इसको चाहेगा। क्योंकि रूस तो देखिए, रूस एक अपने जो वजूद है या वर्चस्व की लड़ाई है वो लड़ रहा है। क्योंकि अब तो रूस न तो निगल सकता है ना उगल सकता है, और अमेरिका ही इसमें जो सीज फायर को अमल में ला सकता है। लेकिन जब तक अमेरिका की इच्छा शक्ति नहीं होगी और अमेरिका का जो मेन या टर्मिनल ऑब्जेक्टिव है वो रशिया की जो उसका जो कॉम्बैट पोटेंशियल है, उसका जो वर्चस्व है या उसकी जो ताकत है, उसको खत्म करना है। आप देखिए, जब यूएसएसआर का विघटन हुआ था तो अमेरिका ने चीन का प्रयोग किया था यूएसएसआर को तोड़ने में। आज अमेरिका को डाउन करने में चीन रशिया का मतलब मदद ले रहा है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में ये इस तरह के इक्वेशन, समीकरण बनते बिगड़ते रहते हैं। जैसा अक्सर कहा जाता है कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और परमानेंट एलाइज, देयर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। जी, ब्रिगेडियर दत्ता, साथ ही साथ निपुण जी, बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। दौरा खास होने वाला है, नजर इंडिया न्यूज की बनी हुई है, आगे जो भी अपडेट होगा इस खबर से जुड़ा हुआ आप तक पहुंचाएंगे, दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे।